नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। होप यू पीपल आर वेल एंड आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। आज हम लोग हिस्ट्री का जो आखिरी चैप्टर होगा आपका, दैट इज़ क्या कह रहे, हाँ, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वन, इसको पूरी तरीके से ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, इसको हम लोग पूरी तरीके से ख़त्म करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। हालांकि इसका जो राइटिंग है सो कुछ खास है नहीं, बहुत खतरनाक तरीके से लिखा गया है ना। बाकी अपने को क्या है, अपन कर लेंगे। तो शुरू करते हैं अपन। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ में आपको क्या बताया गया है सो समझिए। प्रिंट का फुल फॉर्म आपको बताया गया है। ठीक है, प्रिंट होता क्या है, कोई भी नंबर, ठीक है, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट, ठीक है, या कोई स्पेशल साइन, ठीक है, या कोई कोई इमेज, ठीक है। इसको जब आप इनमें से कुछ भी को जब आप पेपर पे पेपर पे प्रिंट कर देते हैं, पेपर पे छाप देते हैं, इसको इसको बोलते हैं प्रिंटिंग। ठीक है, अब हम आप लोग को हम लोगों ने बताया था कि अपना बताया कुछ नहीं था, सॉरी। अरे वो क्या गया ना कि अभी इससे पहले सेम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, उसमें वीडियो पूरा रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है, अंत में जब जब वो वीडियो एक्सपोर्ट करने की बारी आई तो उस वीडियो में ग्लिच आ गया, वो पूरा वीडियो 1.5 घंटे का बर्बाद हो गया। उसलिए थोड़ा दिमाग घूम गया है, और कोई बात वगैरह है नहीं वैसे। ठीक है, लेकिन छोड़िए, जाने दीजिए। अब अपना क्या है, अब बर्बाद हो ही गया तो हो गया, चलिए, इससे अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 अपडेट है वो बता देता हूँ। नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जैसे पिछले वीडियो में अपनी बात हुई थी। दूसरा, लास्ट वीडियो जो अपने अपलोड की थी हमने, उसमें हमने देखा कि वो रेशियो अलग टाइप का आ रहा है, मतलब वो फिल्म की रेशियो से अपलोड हो रहा है वीडियो। उसके पीछे क्या कारण है, कारण हमने पता कर लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो कारण को अभी हम लोग कुछ दिन तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। ठीक है, हाँ, क्योंकि हुआ क्या है ना कि अलग अलग कहानी कांड होते रहता है। आज चलिए, आज आपको कहानी थोड़ी सी बता दूँ। हुआ क्या है कि मेरा जो लैपटॉप था सो अचानक से बेड पे रख बेड पे रखा हुआ था, अचानक से वो गिर गया, तो वो पूरी तरीके से टूट टाट गया, चूर चूर हो गया। तो फिलहाल अपन जो बात है क्लियर मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो। ठीक है, लैपटॉप रहता है तो उसमें आपको ठीक ठाक दिख जाता है, इसमें तो क्या ही है, मतलब क्या बताऊँ। लेकिन ठीक है, चलिए, आपका भी नहीं रुकना चाहिए। अगर कोई भी बंदा अगर भरोसा किया है तो उसको क्यों भी बिना मतलब का तोड़ना। नहीं किया है तो कोई बात ही नहीं है, तो फिर अपनी बात है। अगर कोई देख ही नहीं रहा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं था, तो ये वीडियो भी दब जाएगी वैसे ही। खैर, तो वही अपना डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, नोट्स वगैरह मिल जाएंगे आपको। और तो कोई और क्या बात बोलना था यार। और क्या बोलना था, हाँ, और इस हाँ, यहाँ पे अब हम लोग चैप्टर वापस आते हैं। प्रिंट का मतलब आप लोग समझ गए। अब हम लोग को यहाँ पे एक और चीज़ समझना है। हाँ, प्रिंट का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, आई होप, है ना। और अपन एक काम करते हैं, एक चीज़ है सिल्क रूट बोलते हैं जिसको, सिल्क रूट को आपको समझना है।
हालांकि सिल्क रूट के बारे में आगे आपको पता चलेगा, इसमें सिल्क रूट का एक काम है, तो हम लोग यही समझ लेते हैं। आगे मैं सिल्क रूट बोलूँ तो आप सिर्फ समझ जाइए कि हाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए सिल्क रूट को समझते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये उसके नीचे हो गया साउथ अमेरिका, ये हो गया आपका यूरोप, यहाँ पे हो गया आपका अफ्रीका, और यहाँ पे आपका हो गया अपना एशिया। ठीक है, सिल्क रूट क्या है, यहाँ पे ये हो गया आपका इंडिया, यहाँ पे हो गया चाइना, ये हो गए आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज, और ये तो यूरोप है ही। क्या स्क्रीन फ्लिप करके लगता है? खैर जो भी हो मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा सा तो आप भी मैनेज करिए, दिक्कत तो मेरे को हो ही रही है। तो हाँ, ये हो गया आपका चाइना, चाइना से यूरोप हो गया। हाँ, कहाँ पे था? चाइना से क्या होता था कि चाइना में उगते थे सिल्क, सिल्क सबसे पहले चाइनीज़ यहाँ इंडिया लाते थे। ठीक है, इंडिया से ये ले जाते थे सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया से ले जाते थे ये यूरोप। ठीक है, चूँकि ये सबसे पहले सिल्क बेचते थे इसलिए इसको सिल्क रूट बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, आई होप कि आपको सिल्क रूट क्लियर होगा। अब जैसे कि बात हुई है, अपन इसको सबसे नीचे डालेंगे। आजा 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 आजा। Oh shit. एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो वाली डिलीट हो गई, और इससे आप लोग को एक बार क्लियरिटी हो जाएगी। ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया आपका साउथ अमेरिका, यहाँ पे हो गया आपका यूरोप, इसी के नीचे हो गया आपका अफ्रीका, और यहाँ हो गया आपका एशिया। ठीक है, तो बना देते हैं। यहाँ हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, यहाँ हो गया आपका साउथ अमेरिका, यहाँ हो गया आपका यूरोप, यहाँ हो गया आपका अफ्रीका, फिर यहाँ हो गया आपका एशिया। ठीक है, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, सिल्क रूट क्या है सो मैं अब आपको बताता हूँ। होता क्या था कि होता क्या था
कि आ, अब ये हाँ, होता क्या था कि अपन मान लेते हैं ये है अपना इंडिया, ये हो गया आपका चाइना, यहाँ पर ये हो गया आपका सेंट्रल एशिया। ठीक है, होता क्या था कि चाइना में उगते थे आपके सिल्क। सिल्क सबसे पहले ट्रेड होके आया आपको इंडिया, इंडिया से ये गए सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से ये गए यूरोप। ये चूँकि सिल्क बेच के ये रास्ता बनाया गया था, इसीलिए इस रास्ते को ही सिल्क रूट कहा जाता था। समझ गए? दो बार मैंने आपको समझा दिया। अब आई होप कि आपके पास कोई डाउट वगैरह नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक बार लिख के भी दे देता हूँ इस पेज पर, ताकि आपको बाद में अगर आप जब नोट्स देखें तो आपको एक बार में समझ में आए। ठीक है, ओके, ये आपको समझ में आ जाएगा। सिल्क रूट के बारे में यहाँ पे बताया गया। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। हाँ, अब समझते हैं कि चाइना में ये चीज़ शुरू काहे हुई थी, आखिरकार क्यों शुरू हुई थी चाइना में। आपको आ, ये प्रिंटिंग वगैरह और बाकी सारी चीज़ें, ये बातें अब हम लोग समझेंगे। चाइना में आखिरकार ये कहानी शुरू क्यों हुई थी। चाइना में बहुत पहले ही पेपर वगैरह को ढूंढ लिया गया था, इनोवेट कर लिया गया था। ठीक है, पहले पेपर वगैरह के हिसाब से वो लोग क्या करते थे कि पेड़ की जो छाले वगैरह होती थी उस पे वो लोग लिखा पढ़ी करते थे। बाद में चाइना एक ओरिजिनल पेपर जैसा हम लोग आजकल यूज़ करते हैं उस टाइप का पेपर भी इनोवेट कर लिया था। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। होता क्या था कि चाइना के जो राजा राज चलते थे, उन्होंने क्या करके रखा था कि उनके अगर आपको सिस्टम में अगर नौकरी करनी है तो उसके लिए आपको एग्ज़ामिनेशन पास करना होता था। ठीक है, एग्ज़ामिनेशन पास करना होता था। उसके लिए क्या होता था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको बुक चाहिए होता है। आप भी स्टूडेंट्स हैं, आपको भी सबसे पहले बुक ही चाहिए। तो उन स्टूडेंट्स को सबसे पहले बुक चाहिए होता था। ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स को सबसे पहले बुक चाहिए होता था। इसीलिए जो चाइना में बुक्स थी वो सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए आई। हेवीली डिमांडेड हो गई बुक्स अचानक से। ठीक है, लेकिन जब 17th सेंचुरी आया तो चाइना में प्रिंट वगैरह बूम कर गया अचानक से। ठीक है, अब प्रिंट जो है सिर्फ सिर्फ हाँ, तो जो उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती थी रिक्रूटमेंट वगैरह के लिए, तो फिर वो ठीक है, तो 17th सेंचुरी के आसपास चाइना में ये प्रिंट कल्चर अचानक से बूम कर गया। अब जो रीडिंग जो है वो सिर्फ एग्जामिनेशन तक सीमित नहीं रह गई। अब रीडर्स लोग को अब क्योंकि जो पढ़ना लिखना सीख गए, अब उनको तो चाहिए कि हाँ कुछ ना कुछ देखते रहें। तो अलग अलग किताबों की डिमांड बढ़ गई। तो चाइना में अब अचानक से नई रीडरशिप आ गई, जिसमें फिक्शनल स्टोरीज, पोएम, पोट्रीज, है ना, और भी बहुत सारे कुछ कुछ अचानक से बढ़ गई। ठीक है, जिससे कि सब लोग पढ़ते वगैरह थे। और जो रीडिंग कल्चर है वो नई टेक्नोलॉजी, अब ये देखिए अभी 17th सेंचुरी की बात हो रही थी, अब नई टेक्नोलॉजी की बात होने लगी। दोनों अलग अलग चीज़ें, यही तो एनसीईआरटी की नहीं समझ में आती है ना। लेट 19th सेंचुरी की बात होने लगी, आप देख सकते हैं जैसे कि फालतू बुक है। अभी ये बोलता हूँ समझे, कुछ भी लिखता है कुछ भी। ओके, उसके बाद हाँ, जैसे जैसे वेस्टर्न टाइप स्कूल चल रहे थे, जो कि आप भी वेस्टर्न टाइप स्कूल में ही जाते हैं, आपको पता हो या नहीं पता हो मैं बता दूँ, आप भी वेस्टर्न टाइप स्कूल में ही जाते हैं। ठीक है, तो वैसे वैसे बुक्स की डिमांड है बढ़ते चली जा रही थी। अब यहाँ पे एक चीज़ बताया गया है
एक जगह था शंघाई बोल के, ठीक है। इस जगह पे क्या होता था कि जब चाइना में अचानक से बूम किया प्रिंट कल्चर, इस जगह पे इतनी सारी बुक्स हो गई थी कि वो वहाँ का प्रिंटिंग हब बन गया था। समझ गए, इतनी बात ही आपको बताई गई है। अब यहाँ पे आपको समझाया गया है कि चाइना से जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो 1768 के आसपास चली गई थी जापान में। जापान में 1868 में सबसे पुरानी बुक हम लोग को मिली है, जो कि 6 पेज की है, मात्र 6 पेज की है, ठीक है, जिसका नाम है द डायमंड सूत्रा, ठीक है। ठीक है। अब जापान में क्या होता है कि जब वहाँ पे बुक्स वगैरह वहाँ पे प्रिंट पहुँचता है, तो वहाँ पे भी लोग सबसे पहले तो प्रिंट जो पहुँचता है वो पहुँचता है बुद्धिज़्म के कारण। वहाँ पे भी बुद्धिस्ट लोग सिर्फ जाते हैं, बुद्धिस्ट लोग, और अपने आइडियाज़ को बुक में लिख के रख लेते हैं। उसके कारण वहाँ पे शुरू तो होता है रिलीजन के कारण, लेकिन धीरे धीरे बुक्स की डिमांड बढ़ती है वहाँ पर भी, ओके। और लेट 18 सेंचुरी तक वहाँ पे सब बहुत सारा बुक हो जाता है ईडो में, जो कि आज का टोक्यो है ना। आप ईडो ही याद करिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी एजुकेशन सिस्टम, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम क्रिएटिव, तो आप ईडो ही याद कीजिएगा, टोक्यो मत लिखिएगा, रिकमेंडेशन रहेगा मेरा। हाँ, तो वहाँ पे सबसे पहले प्रिंट पहुँची आपको रिलीजन कारण से, लेकिन बाद में आपको जापान में भी बहुत सारे बुक्स प्रिंट होने लगी है, ऑटोबायोग्राफी वगैरह वगैरह, ठीक है। और स्टोरीज़ वगैरह प्रिंट होने लगी, तो वहाँ पे भी प्रिंट कल्चर अचानक से बूम कर जाता है। एक स्टोरी दी गई है कि कितावा उटामारो की। इसका क्या होता है, क्या सीन है कि ये बंदा रियल लाइफ स्टोरीज़ वगैरह को अपने बुक्स में प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। रियल लाइफ स्टोरीज वगैरह क्या कि मतलब जो जिसको ब्लॉग आप बोल सकते हैं, वो चीज़। तो ये इनका जो बुक है वो सबसे ज़्यादा वो हो गया, इनका बुक सबसे ज़्यादा वो हो गया, फेमस हो गया, क्योंकि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स वगैरह को कैटर करते थे। अब प्रिंट यूरोप में कैसे पहुंचा, ठीक है, सिल्क रूट की मदद से पहुंचा। एक लाइन एक जवाब। सिल्क रूट क्या होता है पहले बता दिया। अब होता क्या था कि 1295 में मार्को पोलो नाम का एक एक्सप्लोरर क्या था, चोरी था। वो बंदा चाइना जाता है और चाइना से पेपर का टेक्नोलॉजी लेके चला आता है, ठीक है, सॉरी, वुड ब्लॉक का टेक्नोलॉजी लेके आ जाता है। पेपर सिल्क रूट की मदद से पहले ही चला जा चुका था। अब वहाँ पे आपको वहाँ पे भी वुड ब्लॉक के साथ प्रिंटिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन अब लोग देखते हैं, अमीर लोग वहाँ पे, तो आपको पता ही है, वहाँ पे अमीर लोग जो थे उन्होंने देखा कि अब वुड ब्लॉक के आ जाने से प्रिंटिंग जो है वो सबके हाथ में चली गई थी। तो उनको चाहिए था कि अपन थोड़ा सा अलग दिखे, अपन थोड़ा सा शाइन करे, इसके लिए उनको चाहिए था कि अपने पास कुछ अलग होना चाहिए। तो उन्होंने वेलम का कॉन्सेप्ट लाया। वेलम में क्या होता है कि एनिमल का स्किन पे प्रिंट किया जाता है हैंड से। वो महंगा बिकता है, ठीक है, क्योंकि उन लोग को अमीर ही दिखाना था, और कोई बात नहीं है, पढ़ना वढ़ना तो कुछ था नहीं, पढ़ना वढ़ना तो आता तो फिर आज यही स्थिति होता। बाकी तो ठीक है। और हाँ, जैसे जैसे बुक का डिमांड बढ़ते जा रहा था, वैसे वैसे बुक भी बढ़ते जा रहा, बुक उतना सेटिस्फैक्टरी रेट से नहीं बढ़ रहा था। मतलब बुक्स कम थी, डिमांड ज़्यादा था, इसीलिए मेनली तो जो है ना, मेनली
तो क्या होता था कि सबसे पहले इसमें बताया गया कि जो मर्चेंट्स वगैरह थे उन्होंने नए नए एम्प्लॉयर्स वगैरह ने एम्प्लॉय को रखना शुरू कर दिया जो कि लिखना जानते थे। ठीक है। तो आपको यूरोप में भी बहुत सारी जगहों पे प्रिंट न्यू रीडर्स वगैरह की हो गई। अब एम्प्लॉयर्स ने एम्प्लॉय रखना शुरू कर दिया लिखने के लिए। लेकिन होता क्या था कि एक बंदा कितना ही लिख लेगा, तो वहाँ पे बुक्स कम थे, है ना। बुक्स कम थे मगर वो वहाँ पे बुक्स वगैरह कम थे, ठीक है। लेकिन रीडर्स जो थे वो रीडर्स जो थे वो उतना ही थे, ठीक है। इसके कारण से अपना क्या होता है कि इसके कारण से क्या होता है कि यूरोप में हेवीली डिमांड हो जाता है आपका, क्योंकि रीडर्स कम थे। अब रीडर्स ज़्यादा थे, बंदा कितना बुक प्रिंट कर लेगा। तो इसके कारण जो प्रोडक्शन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था डिमांड्स को, ठीक है। तो आ, इसीलिए जो कॉपी वगैरह थी वो एक्सपेंसिव होती थी। आपने डिमांड एंड सप्लाई 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो उस कारण से एक्सपेंसिव बुक्स वगैरह होती थी। अब ठीक है, कॉपी वगैरह एक्सपेंसिव होती थी, ओके। अब इसको हैंडल करने के लिए, है ना, अब नई नई टेक्नोलॉजीज लाई गई। वुड ब्लॉक आए, लेकिन वुड ब्लॉक भी उतना ज़्यादा, थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ा लेकिन उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। अब होता क्या है कि जॉन गुटेनबर्ग बोल के एक बंदा था, उसने एक मशीन बना ली थी जो कि बहुत सारे पेपर्स को एक समय में प्रिंट कर सकती थी। लगभग कितने पेपर्स, अभी आप गुटेनबर्ग के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी में बताया गया है कि जिग्जी ऑफ कोरिया के बारे में बताया गया था कि क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ, आप खुद से एक बार रीड कर लीजिएगा। होता क्या था कि कोरिया में भी आपका प्रिंटिंग कल्चर जा चुका था और कोरिया में भी प्रिंटिंग वगैरह पहुंच गए थे। कोरियंस ने क्या किया था कि एक दिमाग लगाया था, उन्होंने एक ब्लॉग बनाया था, क्योंकि मैं आपको बना कर ही दिखा देता हूँ, आपको मैं बना कर ही दिखा देता हूँ, सबसे बेस्ट रहेगा। ड्राइंग, उस ब्लॉग में क्या था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। शेप वगैरह तो नहीं आता क्या, ओके नहीं आता है, ठीक है। होता क्या था कि जैसे ये एक ब्लॉक होता था, इसमें ऐसे 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 लेटर्स होते थे। ये लेटर्स ऐसे घूम सकते थे, ठीक है, इस तरीके से घूम सकते थे सारे लेटर्स, और हर एक लेटर में कुछ लिखा होता था, ठीक है। और हर एक लेटर पे कुछ ना कुछ लिखा होता था। इस पूरे को वो क्या करते थे, इस पूरे को वो इंक में डिप कर देते थे, ठीक है। इस पूरे को जब वो इंक में डिप करते थे तो यही सेम चीज़ आपको सेम चीज़ में इंक लग जाता था, सेम चीज़ में आपको इंक लग गया, ओके। अब इसको क्या करते थे वो क्या करते थे कि आ, ये वाइट पेपर नहीं है मेरे पास, ये दिखा रहा हूँ, इसको आप पेपर मान के चलिए। इस पेपर पे जाके इस पेपर पे जाके वो ऐसे इसको पुश कर देते थे, तो इस पेपर पे इसमें जो छपा हुआ होगा, इसमें जो लिखा हुआ होगा, सो इस जगह पे प्रिंट हो जाता था। आई होप कि आप समझ गए होंगे। हाँ,
ठीक है। समझा दिया, अब हम लोग आगे आ जाते हैं। कहाँ? गुटेनबर्ग के बारे में जानना है अपने को। गुटेनबर्ग ने एक मशीन बनाया था, उसके बारे में अपने को जानने का है। गुटेनबर्ग जो है वो ऑलिव ऑयल की प्रेसेस में काम करता था, मतलब वो तेल निकालने वाली फैक्ट्री वगैरह में काम करता था। उसने क्या किया कि उसका टेक्नोलॉजी को यूज़ किया और उसने एक तरफ पीछे में क्या किया कि यहाँ पे ऑलिव ऑयल डाला, यहाँ पेपर डाला और उसके बीच में कहीं पे जो लिखना है उसका एक प्लेट डाल देता था। जब इसको घुमाया जाता था तो ये उस प्लेट को दाबता था और वो नीचे में जितना लिखा हुआ था उस जगह पे, ये देखिए यहाँ पे ये प्लेट हो जाता था और वो नीचे में उसको दाबता था और इस जगह पे जो लिखना होता था उसको प्रिंट हो जाता था। ठीक है। ये एक एक दिन में लगभग 180 कॉपी प्रिंट कर सकता था। इससे क्या हुआ कि बुक्स की प्राइसेस को थोड़ा सा ड्रॉप मिला, बुक्स की प्राइसेस कम हो गई। ठीक है। बुक्स की प्राइसेस जब कम हो गई तब उसके बाद सब लोगों ने बुक्स खरीदना शुरू किया, सब लोगों ने पढ़ना शुरू किया। अचानक से यूरोप का लिटरेसी रेट भी बढ़ गया। ठीक है। ये कहाँ पे थे? ये तो सर्च ही नहीं हो रहा है। खैर, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, अपन बात करते हैं। प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, अपने को आगे ये समझना है। प्रिंट रेवोल्यूशन मतलब क्या कि अब हर व्यक्ति के हाथ में, आप उस समय में देखिएगा तो अब जैसे अभी का आदमी के हर हाथ में एक मोबाइल फ़ोन रहता है, उस समय में हर व्यक्ति के हाथ में एक एक बुक हमेशा होता था। ठीक है। और होता क्या था कि अच्छा, ये चीज़ एक बतानी रह गई थी, सॉरी। गुटेनबर्ग ने जो सबसे पहले बुक प्रिंट की थी वो उसकी बाइबल थी। ठीक है। वो क्रिश्चियन था, ऐसा तो उसने सबसे पहले बुक जो प्रिंट की थी वो बाइबल थी। ठीक है। और हम लोग आगे जाते हैं, इसीलिए आप लोग को बोलता हूँ एक बार आप बुक पढ़ ले, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें दिमाग से उतर जाती हैं, है ना। अब ये अपने कोई काम की नहीं है, क्योंकि ये इसमें कोई तो चैप्टर 8 की बात की गई और ये अपना लास्ट चैप्टर है, तो ये ऐसा हो सकता है कि ये पुराना एडिशन की बात हो गया। मतलब एनसीईआरटी का आप जान भी करते हैं, वो चैप्टर डिलीट कर जाता है, कहानी डिलीट करना भूल जाता है। तो ये इस पैराग्राफ में कुछ खास लिखा हुआ नहीं है। ठीक है। कितना लिखा हुआ है बता देता हूँ कि पहले जो नॉलेज वगैरह थी वो ट्रांसफ़र होती थी ओरली, मतलब आपने, मैंने बोला आपने सुना, बात खत्म। लेकिन अब प्रिंट के आने से अब बंदे लिखना शुरू कर दे, अब राइटिंग नॉलेज ट्रांसफ़र ज़्यादा इम्पैक्ट में आ रहा था, बढ़ रहा था। ठीक है। अ, हाँ, लिटरेसी रेट बढ़ चुकी थी 20वीं सेंचुरी तक। ठीक है। फिर हाँ, जो जो लोगों को लगता था कि वो पढ़ नहीं सकते, उन लोगों को लगा कि हम कुछ मिस कर रहे हैं। ठीक है। तो वो लोग सुनते थे बुक्स को, कोई पढ़ता था तो सुनते थे, लेकिन फिर भी वो लोग पढ़ने का कोशिश ज़रूर करते थे। ठीक है। ओके। अब यहाँ से आपको समझना है कि प्रिंट कल्चर के कारण किस तरीके से बंदों का दिमाग खुल गया। हुआ क्या, रिलीजियंस डिबेट्स के मतलब में क्या बताया गया है कि
आ, प्रिंट जो है वो एक नया आइडिया, नया वर्ल्ड खोल दिया डिबेट्स और डिस्कशन को लेते हुए। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता था कि आप प्रिंट कर सकते थे मैसेज वगैरह और लोगों तक पहुंचा सकते थे अपनी बातें। ठीक है, इसीलिए प्रिंटेड बुक बहुत ज़्यादा, हाँ, वेलकम तो किया जा रहा था, लेकिन बहुत सारे लोग उससे डर भी रहे थे। क्यों डर रहे थे? क्योंकि होता क्या है कि हर समय इंसान जो है ना वो अच्छा ही नहीं सोचता है। होता क्या है कि कभी कभी इसके ऊपर तो कोई कंट्रोल नहीं था, तो होता क्या कि कभी कभी रिलीजन्स के बारे में कुछ कुछ खराब बातें भी बताई जा सकती थी, इनरेगुलर स्प्रेड्स भी किए जा सकते थे। ठीक है, और लोग पढ़ते भी, है ना। अब यहाँ पे आपका सेम चीज़ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि मार्टिन लूथर के बारे में। हुआ क्या कि दो टाइप के क्रिश्चियन होते हैं। ठीक है, एक होते हैं आपको प्रोटेस्टेंट, एक होते हैं कैथोलिक। ठीक है, अब प्रोटेस्टेंट्स क्रिश्चियन और कैथोलिक क्रिश्चियन में फ़र्क क्या होता है? पहले एक ही टाइप का क्रिश्चियन होता था, कैथोलिक। कैथोलिक में क्या होता था कि लोग जाते थे, वो चर्च वगैरह को मानते थे। हुआ क्या कि क्योंकि बाइबल उस समय में लैटिन लैंग्वेज में लिखी जाती थी और इंग्लिश से सबको पढ़ने लिखने आती थी, तो होता क्या था कि बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पाते थे, तो कैथोलिक क्रिश्चियन उससे फ़ायदा उठाने लगे। कुछ कुछ, सब नहीं, कुछ कुछ। कुछ कुछ क्या करते थे कि बोलते थे कि चर्च को इतने पैसे दे दो तुम्हारी ये काम हो जाएगी, चर्च को इतने पैसे दे दो तुम्हारी वो काम हो जाएगी, है ना। तो हुआ क्या कि इससे कुछ लोगों ने लैटिन लैंग्वेज सीख ली, कुछ लोगों ने पढ़ा, तो कुछ लोगों ने देखा कि नहीं ये तो गलत हो रहा है, ऐसे तो नहीं होता है, तो कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया। तो इसलिए क्रिश्चियन फिर बाद में दो टाइप्स में बदल गया, एक प्रोटेस्टेंट, एक कैथोलिक। ठीक है, तो एक राइटर है मार्टिन लूथर किंग, उन्होंने राइट किया 95 थीसिस, जिसमें उन्होंने उसमें बताया कि कैथोलिक चर्च जो है वो किस तरीके से इंसान को लूट रहा है, और इसकी जो कॉपीज़ है वो हाईली स्प्रेड हुई, और लोगों ने फिर इसके ऊपर आवाज़ उठाना शुरू किया, और फिर इससे लोग प्रोटेस्ट करना शुरू किया। ठीक है, इस ठीक है, 5,000 कॉपीज़ इसकी लगभग लगभग आपको बिक गई। इसके कारण अब हुआ गया, उसमें पूरा एक रिफॉर्म आ गया, पूरा एक लड़ाई हो गया, और क्रिश्चियन के ही दो टुकड़े हो गए। ठीक है, अब प्रिंट्स एंड डायलैक्ट्स में आप समझिए यहाँ पे होता क्या था कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है मीनो कियो का। उसने क्या किया कि उसने अपना ही एक बाइबल बना दिया और उसको पब्लिश कर दिया, और उसके हिसाब से उसने जैसे उसको अच्छा लगता था उस हिसाब से उसने खुद ने उसमें डाल दिया कि हाँ ये ऐसे ऐसे भगवान होते हैं, ऐसे ऐसे काम करना है। उसके बाद चर्च को समझ में आया कि ये तो बहुत खतरनाक है, कोई भी कुछ भी लिख देगा, कोई भी कुछ भी अपने ही रिलीजन बना लेगा। तो उन्होंने क्या किया कि 1558 इतने सारे सब्जेक्ट्स को बैन कर दिया कि इस सब्जेक्ट्स के बारे में आप लिख नहीं सकते। अब आपका एक रीडिंग मेनिया बोल के एक टॉपिक आता है। रीडिंग मेनिया में क्या है, मतलब कि लोग जिस तरीके से पढ़ने लिखने लगे वो वाली बात है। 17-18 सेंचुरी तक लिटरेसी रेट जो था यूरोप का सबसे हाई था। ठीक है, लगभग लगभग 60 से 80% लोग लिटरेट होते थे एक कंट्री के। ठीक है, और सबको लगभग लगभग पढ़ना होता था। तो होता क्या था कि इंग्लैंड में पेनी बुक्स बोल के बुक्स निकाले गए। पेनी बुक मतलब एक पैसे में आने वाले जो थे वो पेनी बुक्स होते थे, वो कोई भी अफोर्ड कर सकता था, कोई भी पढ़ सकता था। सेम देखा देखी फ्रांस में ब्लूटिक ब्लू करके एक बुक निकाला, ब्लूटिक ब्लू करके एक पेपर, पुअर पेपर क्वालिटी निकाला गया, जो पुअर तो होता था लेकिन बहुत सस्ता आता था, इसलिए इसको कोई भी पढ़ सकता था, कोई भी खरीद सकता था। और
ये जो होते थे साइज़ के हिसाब से काफ़ी छोटे भी होते थे, काफ़ी बड़े भी होते थे। छोटे इसलिए कि कोई भी अगर बंदा चाहे तो सिर्फ़ उसको पॉकेट में रख के आराम से जाके कहीं पे भी जाके पढ़ सके, ठीक है? और हाँ, और पीरियोडिकल प्रेसेस वगैरह ने ना न्यूज़पेपर्स वगैरह को, जर्नल्स वगैरह को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया, मतलब उसको भी डेवलप करने में मदद किया। और साथ ही में आइडियाज़ ऑफ फिलोसोफर और साइंटिस्ट जैसे आइजैक न्यूटन, उन्होंने मान लीजिए कि अगर न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की, ठीक है, तो अब उसने खोज की बस वही जानता है, लेकिन जब वो उन्होंने लिखा तो वो बहुत ज़्यादा वाइडली स्प्रेड हो गई और आपको पूरी दुनिया को पता चली कि हाँ ग्रेविटी क्या होती है। वैसे ही ये कुछ कुछ फिलोसोफर का नाम लिया गया है, जैसे रियोज़ुओ, इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशंस के बारे में बहुत कुछ लिखा। बोला जाता है कि इसी के कारण बहुत ज़्यादा फ्रेंच रेवोल्यूशन में वो मिला था। आपको इसमें बताया भी जाएगा प्रिंट कल्चर के कारण फ्रेंच रेवोल्यूशन में। ये देखिए अगला ही चैप्टर आपको यहाँ पे छोटे छोटे दिख गया होगा कि प्रिंट कल्चर के कारण फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला था। ट्रेम्बल देयरफॉर ट्रेंड ऑफ वर्ल्ड में क्या बताया गया है कि हाँ, इसमें बताया गया है कि बहुत सारे लोग बिलीव करते थे कि बुक जो है वही सोसाइटी को चेंज कर सकता है, ठीक है। और जैसे कि ये आपको याद रखना है, लुइस सेबेस्टियन मार्टिन ने कहा था कि द प्रिंटिंग प्रेस इज़ द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ पब्लिक ओपिनियन in the in the force that will sweep disputes away। इस चीज़ को क्वेश्चन किसने कहा था, तो डायरेक्ट पूछ सकता है, तो आपको लुइस सेबेस्टियन मार्सियर्स के बारे में आपको बताना होगा, ठीक है। बस इतना ही आपसे पूछेगा और कुछ कहानी है नहीं। इस चैप्टर को अपन बहुत क्रिस्प रख रहे हैं, आपने अभी तक देखा होगा बहुत जल्दी जल्दी ये चैप्टर को अपन लगा रहे हैं। चैप्टर वैसे बहुत लंबा है, ये सिर्फ आप रिवीजन की तरह आप इसको देखिए। इसको देख के आप अपना एग्ज़ाम्स में जा रहे हैं तो मैं आपको खुद ही बोलना चाहूँगा कि नहीं हो पाएगा भाई, है ना। क्योंकि अगर कल ही आपका एग्ज़ाम है और ये देख रहे हैं आप तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। लंबा चैप्टर है, थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है ऐसे ऐसे चैप्टर्स के लिए, ठीक है। प्रिंट कल्चर एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, हुआ क्या है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी प्रिंट कल्चर का बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ था, क्योंकि कहा जाता है कि आइडियाज़ ऑफ एनलाइटमेंट वगैरह जो फैली वो प्रिंट कल्चर के कारण ही फैली, ठीक है। क्योंकि अगर प्रिंटेड वगैरह नहीं होते तो ये एक आइडिया एक जगह पे सीमित रह के रह जाती, ठीक है। सेकंड में क्या बताया गया कि डिबेट्स करने की और पब्लिक अवेयरनेस करने की भी कारण प्रिंट कल्चर से बढ़ी, ठीक है। और 1780s में हुआ क्या है ना कि सब लोग को लगता था कि राजा महान है, राजा सब कुछ है, तो इसको हटाने के लिए लोगों ने राजा के कार्टून्स वगैरह बना के पब्लिश करना शुरू किए, ठीक है, ताकि पता चले कि राजा भी हम में से कुछ है और हम भी उसको हटा सकते हैं, ठीक है। और इसी कारण से ना प्रिंट वगैरह भी बहुत ज़्यादा फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी आपको मदद करता है, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ 19वीं सेंचुरी की बात की गई है, बच्चा, वुमेन और वर्कर्स के बारे में। होता क्या था कि बच्चों के बारे में क्या ले लीजिए आप, कि बच्चे लोगों के लिए भी, क्योंकि वो लोग पढ़ने जा रहे थे तो उनके लिए भी बुक्स वगैरह प्रिंट की गई। सबसे पहले चाइल्ड प्रेस भी बनाई गई आपको फ्रांस में 1857 में, ठीक है। ग्रिम्स ब्रदर्स जिन्होंने पूरे जर्मनी को घूम के वहाँ पे फॉल्क टेल्स, फॉल्क स्टोरीज वगैरह कलेक्ट किए, उसको भी बच्चों की बुक्स में डाला गया, ठीक है।
और बच्चों ने भी मतलब प्रिंट में बहुत ज़्यादा सहयोग किया। वुमेंस का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था। जैसे कि वुमेंस ने क्या किया, जैसे वो लोग सबसे ज़्यादा वुमेंस ही ने आपको इसमें पार्टिसिपेट करते हुए दिख रही है, क्योंकि वुमेंस ने क्या किया कि वो घर पे बैठी रहती थी तो पहले पहले बुक पढ़ा, फिर उसके बाद वो भी बुक को खुद का बुक लिख के खुद से प्रिंट करने लगी। तो इससे आपको वुमेन्स वगैरह का भी प्रिंटिंग बढ़ गया। ठीक है। फिर आपको एक लैंडिंग लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट आपको दिखने में आया यूरोप में। होता क्या था कि आप किसी एक बुक को ले जा सकते थे एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और आप उसको अपने हिसाब से फिर पढ़ सकते थे। फिर उसके बाद उस फिक्स पीरियड टाइम में आपको वापस करना था। तो वर्कर्स लोग उसको ले जाते थे, और कुछ कुछ वर्कर्स के पास, चूँकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के पास उनके पास काफ़ी सारा टाइम बचता था, तो कुछ कुछ वर्कर्स ने लिखना भी शुरू कर दिया था खुद की ऑटोबायोग्राफी वगैरह। ठीक है। अब फर्दर इनोवेशंस, अब यहाँ पे आपको वो मशीन्स के बारे में पढ़नी है। इसको मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि अब जाके रिचर्ड एम हो ने न्यूयॉर्क में एक परफेक्टली सिलेंड्रिकल प्रेस बना लिया था, जो कि एक बार में 1 सेकेंड में 8,000 पर आवर 8,000 सीट्स को प्रिंट कर सकती थी। अब न्यूज़पेपर प्रिंटिंग भी आसान हो चुकी थी। अब वीकली न्यूज़पेपर वगैरह भी जाने लगे थे। साथ ही में वो 6 कलर को एक साथ प्रिंट कर सकता था। साथ ही में उसमें बार बार पेपर डालने की खुद से ज़रूरत होती नहीं थी। एक बार में खुद पेपर आप एक बार में डाल दीजिए, बाकी सारे वो पेपर अपने आप प्रिंट करने लगेंगे। यहाँ पे और बताया जाता है कि एक वो बुक कवर आता है। बुक कवर भी उस समय तक इन्वेंट हो गया था 1920 इंग्लैंड में। अब बुक कवर में होता क्या था कि क्योंकि बुक का कवर आने लगा था, तो पेपर बैक एडिशंस जो होते थे वो भी बिकने लगे थे, क्योंकि वो सस्ते होते थे और बुक को बचाने के लिए अपने पास बुक कवर पहले से था। ठीक है। अब आपको इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट पढ़ना है। अब इंडिया के बारे में पढ़ना है। इंडिया का प्रिंट कल्चर बहुत पुराना है। ठीक है। ये यूरोप चाइना वगैरह से बहुत पहले से अपनाते जा रहे हैं। ठीक है। अपन पहले से अपने इंडिया में जो साधु वगैरह होते थे, उन्होंने संस्कृत अरबी पर्शियन में बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे और वेनिकुलर लैंग्वेज पे मेन्यू स्क्रिप्चर लिखे। मेन्यू स्क्रिप्चर मतलब क्या होता है कि एक पत्ता होता है, कोई भी पत्ता ले लीजिए, उसको पत्ता को सुखा कर उस पर अगर आप लिखेंगे तो वो मेन्यू स्क्रिप्चर हो गया आपका। ठीक है। तो इंडिया में ये वाला सिस्टम बहुत पहले से चलते आ रहा है। इंडिया में ये वाला सिस्टम बहुत पहले से चलते आ रहा है, लेकिन इसका कुछ कुछ डिफेक्ट था मेरे इस चीज़ का डिफेक्ट क्या था कि इसको आपको केयरफुली हैंडल करना पड़ता था। ठीक है। और इजीली आप उसको रीड नहीं करते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छिप जाता था, उसको आप इजीली रीड नहीं कर सकते थे, है ना। ये देखिए, इस टाइप से आप देखे होंगे मूवीज़ वगैरह में, क्योंकि वो लिखा डिफरेंट स्टाइल में जाता था। ठीक है। तो इसलिए ये हम लोग का वाइडली स्प्रेड नहीं हो पाया। और जब हम लोग कॉलोनियल प्री कॉलोनियल टाइम, मतलब कॉलोनियल से पहले, बंगाल वगैरह में टीचर्स बिना टेक्स्ट बुक बिना कुछ भी के टीचर्स सिर्फ स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। हम लोग में मतलब आप खुद समझिए, इसमें खुद लिखा हुआ है इंडिया का कल्चर जो लिखा हुआ है। इंडिया में हम लोग स्कूलिंग तब से कर रहे हैं जब से स्कूलिंग करने का कोई सिस्टम भी नहीं था यूरोपियंस के पास। सिर्फ टीचर पढ़ाता था और स्टूडेंट समझ जाते थे और वो याद हो जाता उस समय। लेकिन अब के समय में प्रिंटिंग कल्चर आके आप एक तरीके से कह सकते हैं कि अपना अपना देश का थोड़ा सा डाउनफॉल हो गया है। ठीक है। खैर, आगे बढ़ते हैं। प्रिंट का इन इंडिया प्रिंट सबसे पहले इंडिया में गोवा में आया। ठीक है। कुछ पोर्चुगीज मिशनरीज, मतलब पर्शियंस लोग इंडिया में गोवा के घाट पे टकराए। वहाँ से उन्होंने सबसे पहले प्रिंटिंग वगैरह को शुरू की। ठीक है।
सबसे पहले उन्होंने वही अपना पर्शियन लैंग्वेज वगैरह में प्रिंट किया, लेकिन वहाँ पे उसको इंग्लिश लैंग्वेज डच लैंग्वेज वगैरह में प्रिंट किया, लेकिन वहाँ पे नहीं आता था किसी को। तो वहाँ पे फिर उन्होंने तमिल लैंग्वेज वगैरह में भी प्रिंट करना शुरू किया, ठीक है। अपना फिर अलग अलग धीरे धीरे इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस भी खुलने शुरू हुई। हुआ क्या, एक यहाँ पे कहानी दिया हुआ है, इंटरेस्टिंग कहानी है इस जगह पे, इस पूरे जगह पे। एक सेकंड, सॉरी। हाँ, इस पूरे जगह पे एक इंटरेस्टिंग कहानी है। हुआ क्या कि एक बंदा था, बंदा का नाम क्या था, हाँ, जेमसन अगस्त हिक्की। ये क्या करता था, ये था ब्रिटिशर्स, ठीक है। इस समय में हम लोग पे राज करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस का था। तो इस समय में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पर राज करती थी, ये था ब्रिटिशर्स। इसने ये कहानी है आपको 1780s की। इसने एक प्रिंटिंग प्रेस खोली, बंगाल गैजेट्स बोल के। उसमें ये ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सीक्रेट मतलब किसी का अफेयर वगैरह हो गया या फिर कुछ, ईस्ट इंडिया कंपनी की हमेशा बुराई वगैरह करते रहता था, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद किया जा सके, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स था, ये अपना राज चाहता था ना, जाहिर सी बात है। तो इसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको बहुत बार बैन भी किया, बहुत ज़्यादा जेल वगैरह में भी डाला। अंत में इसको मार दिया गया। हरकतें वैसे थी यार, ब्रिटिशर्स की हरकतें आप देख ही सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद फिर से बंगाल गैजेट्स फिर से लाया गया। इस बार एक इंडियंस के हाथों लाया गया, गंगाधर भट्ट के कारण, ठीक है। ठीक है, तो लाया गया आपको राजा राम मौली रॉय के द्वारा, सॉरी 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 सॉरी, बंगाल गैजेट्स आपको लाया गया वापस से गंगाधर भट्ट के द्वारा। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, बंगाल में लाया गया था। इन्होंने न्यूज़पेपर, फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर इन्होंने प्रिंट किया बंगाली लैंग्वेज में, ठीक है। वीकली न्यूज़पेपर था ये, हर एक वीक में एक बार आता था, ठीक है। अब यहाँ पे अब आपको समझना है कि रिलीजियस डिबेट, रिफॉर्म्स और पब्लिक डिबेट्स इंडिया में कैसे हुए। ये आपका सेकेंड लास्ट टॉपिक है। होता तक क्या था कि इंडिया में आप जैसे कि जानते होंगे बहुत सारे ऐसे सीन है, बहुत सारे ऐसे धर्म, हर धर्म में कुछ ना कुछ बुराई है ये, ठीक है। वैसे ही इंडिया में हिंदू धर्म में एक क्या था, एक चीज़ था सती प्रथा बोल के। उसमें क्या होता था कि अगर किसी का पति था, पत्नी मर चुकी थी, सॉरी, पत्नी थी, पति मर चुका था, तो उसी की चिता के ऊपर पत्नी को भी बैठा के जला दिया जाता था, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने पब्लिश किया। एक आ, आ, राजा राम मोहन रॉय ने अपना न्यूज़पेपर लॉन्च किया, संवाद संवाद कौमुदी, जो कि 1821 में लॉन्च किया। लेकिन इसी के बगल में एक हिंदू ऑर्थोडॉक्स जो कमीशन थे, उन्होंने लॉन्च किया समाचार चंद्रिका, ठीक है। तो संवाद कमोडी, मान लीजिए कि अगर इस चीज़ की बुराई कर रही है, तो समाचार चंद्रिका उस चीज़ की ही अच्छाई करती थी, ठीक है। इन लोगों में मतलब राइवलरी चलता था, आप सीधा सीधा समझ सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे, जैसे हाँ, जैसे मान लीजिए कि जब जब आपकी मुस्लिम्स ब्रिटिश से पहले अपने मुगल राज करते थे,
तो उन्होंने देखा कि अब तो कॉलोनियल फियर आ रहा है, कॉलोनियल, हम लोग कॉलोनी में जा रहे हैं धीरे धीरे। तो उन्होंने क्या किया कि ये सबसे पहले 2-3 चीज़ रिफॉर्म्स की। अपनी जो उनकी जो होली बुक है कुरान, उसको सबसे पहले हिंदी, पर्शियन, उर्दू वगैरह में पब्लिश करना शुरू किया। साथ ही में दियोबंद सेनेरी उन्होंने स्थापित किया, जो कि फतवा जारी करती थी, जो कि मुस्लिम को बताती थी कि क्या करना है, नहीं करना है डे टू डे लाइफ में। ठीक है, वो उन्होंने अपने हिसाब से सेटअप किया। तो ये आपको प्रिंटिंग कल्चर रिलीजन्स में देखने को मिला। ठीक है, और साथ ही में यहाँ पे बताया गया कि हिंदू धर्म भी टेक्स्ट बुक्स के कारण बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है। जैसे कि रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास की लिखी गई है, वो सबसे पहले आपको 1810 में प्रिंट की गई कलकत्ता में। बाद में फिर उसको अलग अलग जगहों पे, जैसे कि नवल किशोर प्रेस और श्री वेंकटावर प्रेस बॉम्बे में, बहुत सारे न्यूमरल रिलीजियस टेक्स्ट जो है वो प्रिंट की गई, वो भी वर्नाकुलर लैंग्वेज में, क्योंकि ये था आपका संस्कृत में। ठीक है, तुलसीदास जी ने लिखा था। बाकी बाकी जो बाकी सारे लैंग्वेजेस में अलग अलग प्रेसेस ने प्रेस की। जैसे 2 एग्जांपल है आपको, नवल किशोर प्रेस और श्री वेंकटावर प्रेस। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि न्यू फॉर्म्स ऑफ प्रिंटिंग। जो लोगों को पढ़ने नहीं आता था, वो लोग क्या करते थे कि अब नए नए प्रिंटर्स लोग आ रहे थे। जिन लोगों को पढ़ने नहीं आता था, उन लोग देख तो सकते थे, है ना। तो नए नए लोगों ने क्या किया कि जैसे कि राजा रवि वर्मा जी जैसे लोगों ने इमेज के थ्रू अपना मैसेज कन्वे करना शुरू कर दिया। वो भी एक फॉर्म ऑफ प्रिंटिंग है। मैंने आपको प्रिंटिंग का मतलब शुरू में बता दी। इमेज के थ्रू अपने मैसेज को कन्वे करना शुरू कर दिया। लोग अब जो पढ़े लिखे नहीं भी है, वो भी समझ जाते थे कि हाँ, ये बंदा कहना क्या चाहता है। समझ गए। अब इंडिया में वुमेंस के बारे में अब आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको इंडिया में पुअर्स के बारे में पढ़ना है, फिर आपका लास्ट टॉपिक होगा सेंसरशिप। अब वुमेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। वुमेंस जो थी इंडिया में प्रिंटिंग में, उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल निभाया, आप ये कह सकते हैं। हुआ क्या कि वुमेंस घर में बैठती थी। ठीक है, तो वुमेंस को अलाउ नहीं था कहीं पे बाहर जाके पढ़ना, जो कि मोस्टली हिंदू हो या मुस्लिम घर, दोनों में ही अलाउ नहीं था कि बाहर जाके पढ़ना। ठीक है, तो कोई भी घर पे अलाउ नहीं था। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है ईस्ट बंगाल में राज सुंदरा देवी के बारे में, जो कि एक यंगली मैरिड गर्ल थी, जो कि एक ऑर्थोडॉक्स हाउस में पेरेंट की थी, मतलब कट्टर हिंदू घर में शादी की थी। तो उन्होंने, उनको कहीं पढ़ना लिखना अलाउड नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने किचन में सीक्रेटली पढ़ते लिखते हुए अपने ही ऊपर एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, और ये बंगाल की सबसे पहले ऑटोबायोग्राफी बनी 1876 में, जो कि बांग्ला लैंग्वेज में लिखी गई थी, जिसका नाम था अमार जीवन। ठीक है, और जैसे जैसे ये बढ़ रहा था, वैसे वैसे सॉरी, जैसे एक और बंगाली वुमेन के बारे में आपको बताया गया है, कैलाशा देवी। उन्होंने हाईलाइट किया कि वुमेन्स की कैसी स्थिति है एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली में, हिंदू फैमिली में कैसी स्थिति है। साथ ही में एक और कहानी दी गई है 2 महिला की,
ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई, जिन्होंने बताया कि हिंदू वुमेन जो कि स्पेशली विडो है, उनकी जीवन कैसी है उनके बारे में बताया गया। ठीक है, और धीरे धीरे सबको समझ में आया कि आपको वुमेन्स को भी पढ़ाना चाहिए। धीरे धीरे बात उठी कि वुमेन्स को क्यों पढ़ाना चाहिए, ये सब भी बात आपको समझ में आई। यहाँ पे भी इसके बारे में भी पब्लिश किया गया। साथ ही में एक ऐसे भी लोग थे राम चड्ढा जैसे, जिन्होंने पंजाबी में पब्लिश किया है स्त्री धर्म विचार, मतलब एक आइडियल वुमेन को कैसा होना चाहिए। ठीक है, सबकी बात माननी चाहिए, जो करना चाहिए है ना, वगैरह वगैरह, घर के काम करने चाहिए, सब कुछ वो बताया गया। ठीक है, अब प्रिंट एंड पुअर होता क्या था कि पुअर्स वगैरह भी अब धीरे धीरे, चूँकि जैसे लैंडिंग लाइब्रेरीज वहाँ पे शुरू हुई थी, वैसे यहाँ पे भी पुअर्स वगैरह भी लैंडिंग लाइब्रेरी के थ्रू बुक्स वगैरह लेने लगे थे, और उन्होंने भी पढ़ना वगैरह शुरू कर दिया था। एक कहानी दी गई है ज्योतिबा फूले के बारे में, जिन्होंने एक बुक लिखी थी लो कास्ट और माने क्लास और कास्ट में क्या सिमिलैरिटीज़ है उसके ऊपर। ठीक है, और भी लोग जैसे B.R. अम्बेडकर और E.V. रामास्वामी निकर, इन्होंने भी मतलब कास्ट वगैरह के ऊपर लेके बहुत सारी कहानी लिखी गई है। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्कर्स जो थे, उन्होंने जैसे पढ़ते पढ़ते खुद भी स्टोरी लिखना शुरू कर गए, और न्यू इमर्जिंग राइटर्स के थ्रू भी आपको उनको देखने मिलता है आगे जाके। अब प्रिंट एंड सेंसरशिप आप देख लीजिए। प्रिंट एंड सेंसरशिप में क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, ये मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में क्या होता है कि मैंने आपको जैसे कि बताया कि वो बहुत सारे लोग उनके बारे में गलत गलत लिख रहे थे, जो कि सही था, इंडिया के बारे में तो सही था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट 1820 में एक लॉ पास किया, जिसके हिसाब से कि अगर आप कुछ भी इंग्लिश में प्रिंट कर रहे हैं तो उसको सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आपको साइन करवाना होगा। ठीक है, उसके बाद 1857 में एक और लॉ पास किया गया, जिसमें आप अगर किसी वर्नाकुलर लैंग्वेज में कुछ लिख रहे हैं तो भी आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के कोई एडमिनिस्ट्रेटिव के साइन के बिना आप उसको पब्लिश नहीं कर सकते। लेकिन इसके बिना भी बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग रुके नहीं, उन्होंने अपना केसरी न्यूज़पेपर लॉन्च किया, जिसमें वो खुल के ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स की बुराई करते थे। बस यही थी आपकी पूरी चैप्टर। ठीक है, यहाँ पे आपका होता है एक सेकेंड रुक जाइएगा, एक सेकेंड। यहाँ पे होता है आपका होता है एंड। ओके, अब अपन को अब अपने को चाहिए कि आप लोगों का सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, सॉरी। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने यहाँ तक वीडियो देखी। लगभग 1 घंटे की वीडियो है। अगर कहीं पे स्क्रीन फ्लिप कर जा रही है तो उसको आप लोग इग्नोर करें। आपको बाकी वीडियो में जो मेन टॉपिक है पढ़ाते वक्त कहीं स्क्रीन फ्लिप कर दें कि वह नहीं दिखेगी। बाकी कोई परेशानी हुई हो आपको तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, अपना ये चैप्टर आपका फाइनली एंड हो चुका है।
चैप्टर का नाम आपको पता है, चल ही चुका होगा, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। हाँ, ये हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। एक चैप्टर और बच रहा है आपका प्री मॉडर्न वर्ल्ड वगैरह। वो चैप्टर बहुत छोटा है, तो उस चैप्टर को हम लोग इसी के इसके ठीक बाद एक वीडियो लॉन्च होगी। वो चैप्टर में उस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और हम लोग का हिस्ट्री बुक कंप्लीट हो जाएगा। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आ नहीं रहा है सीबीएसई के एग्ज़ाम्स में, तो मैं उसी को फोकस करते हुए पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको उस चीज़ को पढ़ना है तो आप कहीं और से देख लीजिए, सॉरी उसके लिए। बाकी अपन का हिस्ट्री अब कंप्लीट ही हो चुका है लगभग लगभग। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। और बाकी थैंक यू, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। हाँ, कोई डाउट अगर हो आपका तो आप कमेंट ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू, बाय।